गद्य संकलन के अशोक के फूल आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी की जीवन परिचय साहित्य परिचय देने के बाद दूसरे वीडियो में हाजिर हूँ। पहले वीडियो में आपने देखा कि आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय साहित्य परिचय, उसके अलावा गन्नदास पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, तो अब गन्नदास को देख लेते हैं। पहले वीडियो को आप ज़रूर देख लेना और उसे लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट जरूर करना क्या चीज़ चाहिए। तो हमारा जो पहला गन्नदास है, पहले उसे पढ़ते हैं। प्रश्न 1 लिखा है, भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में अभी इस पुष्प का प्रवेश और निर्मोह दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। यह हमारा होगा रेखांकित भाग। ये रेखांकित भाग का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन की जाती है, जैसे काली काली लाइन दिखाई दे रही है। अब आगे, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गर्मा है, पवित्रता है, सकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में लेते थे, उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। इसमें आधारित प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गन्नदास के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो उपयुक्त गन्नदास के पाठ और लेखक का नाम है, पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी। अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की हम व्याख्या करते हैं। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य वाग्मय और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता। अब थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अशोक के पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका। इसका उत्तर क्या था कि अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका। यानी मुसलमानों का राज्य हो गया तो हिंदी साहित्य को मुसलमान जो शासक थे उन्होंने नष्ट कर दिया, इनका कहना यह है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये था हमारा, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। वो चौथा था। तीसरे का उत्तर देखते हैं हम। मिस्टेक हो गया थोड़ा। ये रहा तीसरे का उत्तर। वो चौथे का था, ये तीसरे का है। तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के प्रवेश की भांति शोभा पाता है। नववधू यानी जब नई नई शादी होती है, जब लड़की आती है घर में तो नववधू का प्रवेश होता है। उसी प्रकार अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू की भांति गृह प्रवेश की शोभा बढ़ाता है। अब 5वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब उत्तर देखेंगे। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। ये रहा, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया। उसका उत्तर देते हैं हम अभी। लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया। ये हो गया हमारा पहला गन्नदास। अब दूसरा देखते हैं हम। एक ही वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट गन्नदास देख लेते हैं, उसके बाद लगातार आपको वीडियो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता दूँ इसकी भी मैंने उसमें डाल दी है, आप देख लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा मैं। अब दूसरा गन्नदास देखते हैं
कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ये था हमारा अंडरलाइन। अब है अशोक, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ यानी सेल्फिश का अखाड़ा ही तो है। स्वार्थ माने होता है सेल्फिशनेस। जैसे अभी आपको मतलब है केवल इससे कि हमें पास होना है तो आप इम्पोर्टेंटली पढ़ोगे, उसके अंदर से नहीं पढ़ोगे। उसी प्रकार लेखक ने सेल्फनेस यानी स्वार्थ पर कहा है। तो सबसे पहले हमें लेखक और पाठ का नाम बताना है। तो इस लेखक का नाम है, पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की हम व्याख्या करते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं, द्विवेदी जी से तात्पर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों को यह अपने आप, स्मृतियों माने मेमोरी होता है, मेमोरी, यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपस्थित हो जाती है तो इसे भूल कर आगे बढ़ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, फिर उसका उत्तर देखेंगे। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना? अशोक को विस्मृत यानी स्मृति में न रखने का आधार किसे माना है? इसका उत्तर देखते हैं हम। अशोक को विस्मृत यानी स्मृति में करने का अधिकार स्वार्थ वृत्ति को माना है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है? लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया कि दुनिया किस प्रकार व्यवहार करती है। लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। तो सारे संसार को इन्होंने क्या बताया है? तो सारे संसार को इन्होंने बताया है स्वार्थ का अखाड़ा। यह था 5वें नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए ऊपर यही है। ये रहा स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। अब तीसरा क्वेश्चन, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। यह सभ्यता है और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की किल्लत। देखिए क्या लाइन कही, ग्रहण और त्याग का रूप है देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति, केवल बाद की बात है। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ का नाम सेम टू सेम वही रहेगा, अशोक के फूल। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब भी फूल शब्द आए तो समझ लेना अशोक के फूल से आया है और उसमें ट्रिक लगा देना। फूल हजारों खिलते हैं तो हजारी शब्द से उसका अंदाजा लगाना, हजारी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरा क्वेश्चन जो रेखांकित अंडरलाइन भाग है उसका हमें व्याख्या करनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया वह यह है कि मनुष्य में जो जिजीविषा होती है वह अत्यधिक निर्मम और मोहमाया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे वह उन सबको रौंदती है।
वह सदैव आगे बढ़ी चली जाती है। याद रखना, वीडियो को कई बार सुन लेना, पेपर निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? इसका आंसर देखते हैं हम। मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के प्रथा मोह को रोंदती चली आ रही है। देश और जाति की अवशुद्ध संस्कृति को बात की बात बताया है। वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने घृणा और त्याग का रूप है। इसमें तीन ही क्वेश्चन थे, तीन ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब गंदास 4 है, इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सुनने में दिक्कत आएगी। तो कमेंट बॉक्स में करोगे तो चौथा करा दूंगा। वैसे मैं आप थोड़ा बता देना चौथा कराना या नहीं कराना है। अगर आप कहोगे यस तो यस करा दूंगा, वैसे करा दूंगा मैं आपको। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इंटरमीडिएट से संबंधित सारी जानकारी दूंगा पेपर से पहले। पूरा क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।